नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। जुड़ जाइए आप सब लोग, और जो लोग जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर लीजिए। आइए आज की अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। आप सब जानते हैं कि दोपहर के 2 बजे हमारी आपकी जब मुलाकात होती है तो हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की, जिसमें चाहे आप प्राथमिक स्तर 1 to 5 की तैयारी करें, 6 to 8 लेवल की तैयारी करें, या फिर आप टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी करो, आपके हिंदी के प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा। पर आपको हैरान परेशान भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ खड़ी आपकी संस्था द ऑफिसर्स एकेडमी और हिंदी के साथ मैं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी जुड़िए हमारे साथ और अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम बात करेंगे आज के भी सेशन में 30 से अधिक प्रश्नों के विषय में। हम प्रतिदिन 30 से अधिक प्रश्नों के विषय में बात करते हैं, और जब हम 30 से अधिक प्रश्नों की बात करते हैं तो 30 प्रश्न ऐसे नहीं होते हैं। 30 प्रश्न का मतलब है कि हम एक एक प्रश्न के विषय में एक एक टॉपिक का पूरा रिवीजन करवा देते हैं। यानी कि 30 प्रश्न कह रहे हैं तो ये मानकर चलिएगा कि 30 टॉपिक का रिवीजन हम इस वाले सेशन में करने वाले हैं। हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। श्याम कुमारी, मंजू, हीना, जूही, प्रिया, अमरेंद्र, दुर्गा, राधिका, सोनम, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन तक वीडियो को शेयर करें और सूचित करें कि आज की क्लास आरंभ हो गई है। और आज की क्लास जो आरंभ हुई वो बिल्कुल उसी अंदाज में चलेगी जैसे पूर्व चलती रहती थी। केवल एक दिन हम थोड़ा सा समस्याग्रस्त थे, तो आप सबने कहा कि सर एनर्जी लेवल कम है, लेकिन निश्चिंत रहें, द ऑफिसर्स एकेडमी है, जैसे शुरू किया है वैसे ही आपकी सफलता तक आपके साथ बने रहेंगे। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा। हाँ, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ करेंगे। प्रश्न संख्या 1 आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर प्रश्न, और मुझे बताइएगा कि प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा। क्या निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अगर मैं इसके विषय में आपको बताऊं तो आप सभी जानते हैं अनुनासिकता का मतलब यह है कि एक, जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं और हिंदी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं तो हम सबको बताया जाता है कि सर प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, पंचमाक्षर जिसको कहते हैं, वो अनुनासिक होता है। तो आपके जहन में एक प्रश्न आएगा कि गुरुजी एक बात बताओ जरा, अनुनासिक क्या होता है, निरानुनासिक क्या होता है? तो मैं बड़े प्यार से आपको बताऊंगा कि बच्चे, जिस शब्द के उच्चारण में आपका जो मुख है उसके साथ साथ नाक का भी प्रयोग किया जाए, जिस ध्वनि के उच्चारण में नाक की भी सहायता ली जाए, वो अनुनासिक कहलाता है, और जिसके उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं किया जाए वो आपका निरानुनासिक कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे संभव, संभालना, संभावना, संभावना, संभालना और आपका संभावित। तो देखिए अगर आप बात करेंगे तो कह रहे हैं संभव, संभव, संभावना, संभालना और आपका संभावित। सही उत्तर क्या होगा जरा उच्चारण करके बताओ जरा। मैंने कहा अनुनासिक का मतलब होता है कि पंचमाक्षर, पंचमाक्षर से बना आपका कोई ऐसा शब्द जिसमें क्या करना है, जिसमें नाक की सहायता से आपको बोलना है। क्या करना है? नाक की सहायता लेनी है बोलने में, वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका अनुनासिक कहलाएगा। और अगर नाक का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं, अगर बोलने में नाक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? निरानुनासिक हो जाएगा। बहरहाल अभी आपको बताना है अनुनासिक बताना जिसमें नाक का प्रयोग किया गया है, नासिका का प्रयोग किया गया है, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। सही उत्तर आ जाएगा सर ये संभालना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभालना हो जाएगा। और आपका सही उत्तर 1 नंबर प्रश्न का सी विकल्प करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपको सी विकल्प करना था। देखें जरा, है ना, देखें जरा कि कौन इसमें से सी उत्तर कर रहा है। भाई काफी सारे विद्यार्थियों का सी उत्तर है, हीना का सी उत्तर है, और रेखा देवी ने भी सी उत्तर किया, कई सारे विद्यार्थियों ने सी उत्तर किया है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 1 के बाद हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। साक्षी, नेहा, मिथिलेश यादव, शिवानी, संगीता, अर्चना, पुष्पा, इंदु, कंचन, दुर्गा और कौन बालक है? राहुल देव बालक है, अमरेंद्र प्रताप बाहुबली, प्रियंका तिवारी, प्रिया तिवारी, मनोरमा भारती, सोनम, शोभा कुमारी, इन सब लोगों ने सी उत्तर किया है। जिन्होंने भी सी उत्तर किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन टेस्ट शुरू हो गया है। मतलब ये संभावना की बात नहीं कर रहे हैं कि इतनी तारीख से उतनी तारीख से, ऐसा कुछ नहीं है। गोली वोली देने का काम नहीं है, सीधा सीधा टेस्ट पेपर दिया जा रहा है आपको। टेस्ट पेपर दिया जा रहा है कि ऑफलाइन टेस्ट शुरू हो गया है कक्षा 1 to 5 से 6 to 8 या फिर 9th और 10th के लिए। आप इन लेवल्स के लिए हमारे साथ जुड़ करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप जो है
अपना आकलन कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल आपकी तैयारी अभी तक किस प्रकार की है। अगर टीआरई 4 का आयोजन कर लिया जाए तो आप कितने नंबर तक पहुंच सकते हैं, उसका अनुमान आप यहां से कर सकते हैं। देख लीजिए, सब्जेक्ट का टेस्ट भी मिलेगा और कॉमन पेपर तो मिलेगा ही, केवल और केवल 300 रुपए पूरे महीने भर के लिए। ठीक है ना, 3-3 सेंटर पर, केवल पटना के अंदर 3-3 सेंटर पर ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये आपका पीएन एंग्लो स्कूल पारस कंपाउंड वाला है, सेंट्रल बैंक के ऊपर वाला है, जो अपनी जन्म सिद्ध अधिकार वाला जो हॉल है वहां पे। और इसके बाद फिर नाथकुटी कॉम्प्लेक्स मुसल्लापुर हाट, यहां पर भी अपना जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है। अविलंब ज्वाइन कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना, मैच द फॉलोइंग कह रहा है। मैच द फॉलोइंग यानी कि सुमेलित करना है। किसको सुमेलित करना है? तो देखो आपको विकल्प दिया गया है, एक तरफ आपके विराम चिन्ह दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संकेत दिए गए। क्या दिया गया है? एक तरफ विराम चिन्ह दिए गए और दूसरी तरफ उनका संकेत दिया गया है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इनका क्या कीजिए, आप इनका मिलान कर लीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या दिया गया, एक तरफ दिया गया आपका लिस्ट दिया गया और दूसरी तरफ इनके मिलान करने के लिए अल्प विराम क्या था, विस्मयादि बोधक क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है। तो सबसे पहले अल्प विराम के विषय में बात करें, जहां पे अल्प का मतलब थोड़ा सा, क्या करना है, जहां पे थोड़ा सा रुकना है वो आपका अल्प विराम होगा, वो आपका क्या होगा, अल्प विराम होगा। तो देखिए ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये आपका क्या है, अल्प विराम है। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये आपका अर्ध विराम है, आधा रुकना है। ठीक है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपका क्या, ई वाला है। ठीक है, ऐसे आप मिलान कर लीजिए। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, इधर मैं लिख दे रहा हूं, शायद उधर ना दिखे आपको तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। देखो अगर आपसे कहा जाए अल्प विराम की बात किया जाए तो जिसको आप कहते हैं कॉमा कहते हैं, वो क्या होता है, वो आपका अल्प विराम होता है। क्या होता है, वो आपका अल्प विराम होता है। अर्ध विराम की बात कर लें तो आप जानते हैं कि अर्ध विराम का मतलब आधा आपको रुक जाना है। क्या रुकना है, आधा रुक जाना है। और अगर ऐसे बनाया जाए तो ये आपका अर्ध विराम होता है। इसके बाद आपसे विस्मयादि बोधक की बात की जाए, किसकी बात की जा रही, विस्मयादि बोधक की बात की जा रही है। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है कि ऐसे विस्मयादि, जहां आपको विस्मय हो जाए, आश्चर्य हो जाए, या जहां पे आप अपनी इच्छा को बताएं, वहां कौन सा चिन्ह लगता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। और फिर निर्देशक चिन्ह का मतलब ये जो दिया गया आपका निर्देशक चिन्ह होता है। जब भी कहा जाए निर्देशक चिन्ह तो आप ऐसे इसको बता दीजिए, निर्देशक चिन्ह आपका ये है। मिलान कर लीजिए, हमने कहा कि अल्प विराम को मिलाना था आपको आ से, अल्प विराम को आ से मिलाना था, विस्मयादि बोधक को ई से मिलाना था, अर्ध विराम को अ से मिलाना था और निर्देशक चिन्ह को ई से मिलाना था। यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाए। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी विकल्प हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 3 के विषय में बात करेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, जरा आपको यह बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। सर्वोत्तम दिया गया है, और फिर आपका दिया गया है संसारिक दिया गया है, और सच्चिदानंद दिया गया है, या फिर आपका कीर्ति दिया गया। तो बताइए इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा प्रश्न संख्या 3 को लेकर के। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर आपको बताना है कि आखिर इनमें से वर्तनी आपकी कौन सी सही होगी। कौन सी वर्तनी सही है, सर्वोत्तम की सही है, संसारिक की सही है, सच्चिदानंद की सही है, या फिर कीर्ति की सही है, बताइए। या फिर एक से ज्यादा विकल्पों की वर्तनी यहां पर आपकी सही है, यह आपको बताना है कि सही उत्तर आखिर क्या है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर बताना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हमें आपको चुनना था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमें आपको चुनना था और सही उत्तर हमारा बन जाएगा यहाँ पर सर्वोत्तम। क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। देखो सर्वोत्तम को अगर हम संधि के तौर पे तोड़ने चले तो आप कहेंगे सर एक शब्द है सर्व और दूसरा क्या उत्तम है। एक शब्द सर्व है और दूसरा क्या उत्तम है। सर्व में आपका अ है और उत्तम में आपका उ है। आ और उ जुड़ करके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। जरा बताओ कि सर्वोत्तम शब्द में कौन सी संधि दिया गया है, मुझे कमेंट करके बताओ कि सर्वोत्तम शब्द में कौन सी संधि दिया गया है। सर्वोत्तम में संधि कौन सा होगा, जरा बताओ मुझे कमेंट करके। मैंने इसका विच्छेद कर दिया, मैंने आपको बताया कि सर्व और उत्तम होगा, इसमें आपका अ है, इसमें आपका उ है, दोनों जुड़ करके आपका ओ बन गया। जरा बताओ कि आ और उ जुड़ के ओ कौन सी संधि में बनता है। क्या वह स्वर संधि होता है, क्या वह व्यंजन संधि होता है, या फिर विसर्ग संधि होता है। अगर वह स्वर संधि भी होता है तो स्वर में कौन सी संधि होता है, यह जरा मुझे कमेंट करके आप सब लोग बता दीजिए। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है कि सर्वोत्तम सही वर्तनी है, बात तो ठीक है, पर मुझे जरा ये बताओ कि सर्वोत्तम में आखिर संधि कौन सी है। तो सर्वोत्तम में आप सब बता रहे हैं कि गुरुजी आपने बताया आदि गुड़ा, क्या बताया, आदि गुड़ा यानी कि गुण स्वर संधि। क्या है,
इसमें गुण स्वर संधि, क्योंकि गुण स्वर संधि की पहचान क्या है आप जानते, ए होता है, ओ आता है, अर आता है और क्या आता है, अल आता है। मैंने आपसे कहा था अल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, पर ए ओ अर आपको बहुतायत से देखने को मिलेगा। और जब भी आपको ए ओ अर देखने को मिलेगा आपका सही उत्तर बन जाएगा गुण स्वर संधि। आइए बात करेंगे प्रश्न संख्या 4, महोर्मी का संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है आपको, महोर्मी एक शब्द दिया गया, महोर्मी। अभी पिछली क्लास में हमने आपसे जलोर्मी पूछा था, याद होगा आपको, हमने क्या पूछा था पिछली क्लास में, हमने आपसे जलोर्मी पूछा था। इस बार हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछे महोर्मी। महोर्मी की बात करें, क्या बात करें, महोर्मी की बात कर रहे हैं। आपको बताना है कि आखिर इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। एक कह रहा है कि माफ कीजिए, संधि विच्छेद बताना है। तो संधि विच्छेद क्या होता है, ध्यान रखिएगा, संधि के शब्दों को अलग अलग करना। क्या, संधि के शब्दों को अलग अलग करना, यह आपका संधि विच्छेद कहलाता है। ध्यान रखिएगा, संधि के शब्दों को अलग अलग करना, संधि के शब्दों को क्या करना, अलग अलग करना, यही आपका क्या कहलाता है, संधि के शब्दों को अलग अलग करना, यही आपका संधि विच्छेद कहलाता है। समास की बात करेंगे तो कहा जाता है कि समास के पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अब जरा बताओ कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपने कहा महोर्मी का संधि विच्छेद महाधन ऊर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाधन ऊर्मी हो जाएगा। और ऐसे में 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प। फिर से मैं आपसे पूछूंगा, फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि जरा बताओ मेरे बच्चे की महोर्मी में संधि कौन सी है। जरा मुझे कमेंट करके आप सभी बताओ कि आखिर महोर्मी में कौन सी संधि है। तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर क्या आएगा कि सर महोर्मी में कौन सी संधि है, बताओ जरा। मैं आपको विकल्प देता हूं, विकल्प ये देता हूं कि इसमें स्वर संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, इसमें विसर्ग संधि। विकल्प ए है, विकल्प ए में हमने लिखा स्वर संधि, विकल्प बी में हमने लिखा व्यंजन संधि, क्या लिखा, व्यंजन। विकल्प सी में हमने लिखा, तीसरे विकल्प में हमने लिखा कि नहीं भैया यहाँ विसर्ग संधि है। और विकल्प संख्या 4 में हमने लिखा कि सर यहाँ पे गुण स्वर संधि है। जरा बताओ ए बी सी डी में चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, बताओ। ए बी सी डी 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा कि महोर्मी में आखिर आपको संधि बताना था। संधि का मतलब होता मेल या जोड़, संधि का मतलब होता मेल या जोड़। पर मेल या जोड़ होता किसको है, तो आप जानते हैं कि संधि में जो मेल या जोड़ होता है वो दो समीपवर्ती वर्णों का होता है। किसका होता है, दो समीपवर्ती वर्णों का जो मेल या जोड़ होता है उसको हम संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। कितनी बार हमने कहा कि स्वर और स्वर मिलेंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यानी कि स्वर संधि होगा। जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होगा तो वहां पर व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग अगर बीच में आ जाए, दोनों के बीच में आ जाए, क्या विसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि होगी। लेकिन सही उत्तर आपका क्या होगा, यहाँ पे गुण स्वर संधि यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है, बताओ जरा, इनमें से कौन सा समास नहीं है। अव्ययी भाव, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास। जरा बताओ कि इनमें से कौन सा आपका समास नहीं है। ये विकल्प आपको दिए जा रहे हैं 4, क्या है, विकल्प आपको दिए जा रहे हैं 4, और आपको बताना है कि इनमें से किस में समास का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ध्यान दीजिए अगर आपसे पूछ लिया कि समास किसे कहते हैं, तो याद रखना मेरे बच्चे, कहते दो या दो से अधिक पदों को मिला करके, दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक नया पद बनाना, ये समास कहलाता है। क्या कहलाता है, यही आपका समास कहलाता है। और समास के पदों को क्या करना, समास के पदों को अलग अलग कर देना, क्या कहलाता है, समास के पदों को अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। समास के पदों को अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। इस बात को याद रखें। वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग एक बार पहले, है ना, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसके बाद शेयर कर लीजिए, थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए। और हमने कहा कि समास के पदों को अलग अलग करना तो क्या होता है, विग्रह कहलाता है। अब देखो जरा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास पहले विकल्प में दिया गया है, तो आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास तो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। आपको बताया गया है कि प्रथम पद प्रधान है, अगर पहला पद प्रधान की बात किया जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। हमने कितनी बार आपसे कहा है, हमने आपसे ये भी कहा है कि इसका पहला पद उपसर्ग होता है। क्या होता है, इसका पहला पद उपसर्ग होता है और अव्यय की तरह से काम करता है। कैसे काम करता है, अव्यय की तरह से काम करता है। हमने कितनी बार कहा कि अव्यय का मतलब होता है एक अविकारी शब्द जिसमें कभी विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। हमने कहा यथा हो जाए, प्रा हो जाए, अगर आ जाए, ऐसे शब्द आ जाते हैं या ऐसे उपसर्ग के साथ
शब्दों की शुरुआत होती तो हमेशा अव्ययी भाव होगा। फिर कह रहे कर्म कारक समास, जरा इनको होल्ड करते हैं। द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद यहाँ पर आपके प्रधान होते हैं, दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। कह रहा बहुव्रीहि समास, क्या कह रहे हैं? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? आप जानते हैं अन्य पद प्रधाने, अन्य पद प्रधाने बहुव्रीहि। अगर अगला पद यानी कि अन्य पद प्रधान हो, जैसे हमने कहा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान भोलेनाथ महादेव, अगर ऐसी बात करेंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पर देखो भैया कर्म कारक समास कोई नहीं होता है, तत्पुरुष है ना, कर्म तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्म तत्पुरुष होता है। कर्म तत्पुरुष कब होता है? तो आप जानते हैं कि जब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए, किसका? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए और को बीच में मिल जाए। जैसे कहा गगन चुंबी, है ना, हमने क्या कहा? गगन चुंबी। तो गगन चुंबी जो हमने कहा, तो गगन को चूमने वाला, क्या? गगन को चूमने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार है ना, चिड़ी मार, चिड़ी मार का मतलब चिड़िया को मारने वाला। और समास हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो कर्म तत्पुरुष होता है, ना कि कोई कर्म कारक समास होता है। ऐसे में बताइएगा सर इस प्रश्न का सही उत्तर, 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। अच्छा जरा बताओ कि अभी कल परसों में हमने क्लास में ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या? हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। क्लास टेस्ट जब हमने लिया था टॉपिक पूरा होने पर, तो वहां हमने ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या? एक बार जरा कमेंट करके बताओ। बालक है, कह रहा सर मेरा नाम ले लीजिए ना, मेरा नाम ले लीजिए ना। भैया ले लिया आपका नाम, पप्पू नाम है ना, पप्पू का नाम कौन मिस करना चाहेगा? ले लिया भाई आपका नाम, परेशान नहीं हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? जरा बताओ कि इसमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। ये जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, ये जो लोग नहीं लिख रहे हैं ना, ये जो लोग नहीं लिख रहे हैं, ये ऑफलाइन वाले विद्यार्थी नहीं है, है ना, ये ऑफलाइन वाले विद्यार्थी नहीं है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये जो है ऑफलाइन वाले विद्यार्थी नहीं है। पर कोई बात नहीं, आप लोगों के विचार जो है, हाँ, ऑफलाइन ऑफिस लाइन में नहीं मधु, ऑफलाइन में कराया था, है ना, ऑफिस लाइन में थोड़ी ना कराया था, ऑफलाइन क्लास में कराया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जरा बताओ? कह रहा है कि इन निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पिया, मोर, चार। तो चार को हम कहते हैं चार तद्भव चत्वारी होता है। क्या होता है? चत्वारी होता है। फिर कह रहे मोर मयूर होता है ना, मयूर होता है। पहला जो विकल्प आपको दिया गया है, पहला जो विकल्प आपको दिया गया, यही आपका शब्द जो है तत्सम, तत्सम की बात कर रहे हैं। तत्सम की बात करें तो हम ए वाले विकल्प के साथ जाएंगे। आप देखो यहां से मौका ताड़ लिए हैं, कोई प्रिया लिख ले रहा है, कोई प्रिय कह रहा है, कोई पिया कह रहा है। मौका मिल गया तो सब लोग चौका लगा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए भाई, सही उत्तर ए विकल्प के साथ जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। अनुकूल का विलोम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अनुकूल का विलोम पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब तो उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। और उल्टा क्या? अनुकूल का विलोम पूछा गया। अनुकूल का मतलब जो, अनुकूल का मतलब जो आपके अनुसार हो, अनुकूल का मतलब जो आपके अनुसार हो, उपयुक्त हो, है ना, क्या हो? उपयुक्त हो, ठीक है, वो अनुकूल होता है। अब कह रहे हैं कि सकूल है, प्रतिकूल है, मनोकूल है और अकूल है। तो हम सभी जानते हैं, नींद में भी कोई पूछ ले तो द ऑफिस एकेडमी वाले विद्यार्थी गलत नहीं करेंगे कि सर अनुकूल का विलोम क्या होगा। तो कहेंगे गुरुजी एक का विलोम हो सकता है, अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल होगा। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सब कहेंगे सर अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। और यहां पर 100% सही उत्तर बच्चे कर रहे हैं ना, सब बच्चे 100% सही उत्तर कर रहे हैं। तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। जो आपके हिसाब से है, आपके अनुसार है, वो अनुकूल, और जो आपके हिसाब से नहीं है, आपके अनुसार नहीं है, जो आपके सपोर्टिव में नहीं है, वो क्या है? प्रतिकूल है। वो क्या है? प्रतिकूल है। तो पूछा गया अनुकूल का विलोम, तो बता दीजिए कि सर विलोम का मतलब उल्टा होता है, पैर ऊपर से नीचे। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प। आइए 8वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे। अब कह रहा है कि जरा बताओ कि 8 नंबर प्रश्न कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ जरा, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? कह रहे हैं बिहार है, इला है, आश्रम है, गेह है, या फिर
हाँ, 4 विकल्प दिए, घर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो घर के बहुतेरे पर्यायवाची होते हैं ना, घर के बहुत सारे पर्यायवाची, निवास होता है ना, निवास होता है, निकेतन होता है, बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं, पर मैं सब नहीं बताऊंगा, आपको इसमें से ढूंढना है। तो सही उत्तर बताना था भाई आपको, सही उत्तर इसका बताना था आपको, सही उत्तर बताइए। और घर का पर्यायवाची शब्द अगर हमसे पूछा गया तो घर का शब्द पर्यायवाची शब्द होता है, घर का पर्यायवाची शब्द होता है गेह होता है। क्या होता है? गेह होता है। गेह का मतलब होता है घर आपका। कहा गया कि कौन सा पर्यायवाची है आपको ये बताना है, तो एक ही चीज याद रखिएगा, वो आपका होता है गेह। कोई कह रहा था कि कौन सा सप्ताह चल रहा है, मैं ढूंढने लग गया कि भाई देख लूं जरा, चेक कर लूं कौन सा सप्ताह चल रहा है। कोई बालक बता रहा था कोई सप्ताह चल रहा है, तो मैंने कहा जरा सर्च कर लूं कौन सा सप्ताह चल रहा है, तो पता चला कि आज त्रयोदशी तिथि है। उस सप्ताह की क्या है? उस सप्ताह की आज त्रयोदशी है। जरा बताओ भाई, उस त्रयोदशी तिथि के अनुसार कौन सा दिन आज है? उस सप्ताह वाला बालक बताया जो कमेंट कर रहा था अभी। चलिए, तो इसका सही उत्तर चौथा विकल्प हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका गेह। दरअसल जो है ना, गेह जो है ना, वो क्या है, वो तत्सम में लिखा गया, गेह जो है तत्सम में दिया गया है, ठीक है। आज कौन सा दिवस है, ये तो आप ही लोग बताओगे बेटा, कौन सा दिवस है आज? जरा बताओ भाई, उस सप्ताह के अनुसार आज कौन सा दिन है? नहीं, हमारे यहाँ तो भाई हिंदी चलती है, हिंदी चलती है। अब हम लोग, हमारे यहाँ हिंदी चलती है, तो हिंदी को हम क्या कर सकते हैं? आज 13 तारीख है, तो आज उसको हम हिंदी में अगर कन्वर्ट कर दिया आप लोगों के सप्ताह को, तो बताओ जरा क्या हिंदी बन जाएगी। तब तक पहले इस प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं। कह रहा दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के लिए, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। अगर आपने कोई पाप किया है, उसके लिए आप स्वयं दंड पा रहे हैं, आप अपने आप को दंडित कर रहे हैं, आप अपने आप को दंडित कर रहे हैं, आप अपने आप को दंडित कर रहे हैं। हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि आज चुंबन त्रयोदशी है ना बालक, सही लिख रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। तो दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना था। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, ये क्या होता है? प्रताड़ना होता है, पश्चाताप होता है, प्रायश्चित होता है, या हार मान लेना होता है? चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर करेंगे। 9 नंबर प्रश्न जो है, इसका सही उत्तर होगा कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना जो होता है, पाप करने के बाद जो स्वयं दंड पाना होता है, वो आपका प्रायश्चित कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायश्चित कहलाता है। क्योंकि कुछ लोग पश्चाताप भी कहेंगे, लेकिन पश्चाताप का मतलब ये होता है जो पछतावा होता है ना। वो क्या होता है? पश्चाताप का मतलब जो आपको पछतावा होता है, अरे यार ये क्या कर दिया हमने, ये नहीं करना चाहिए, वो पछतावा है। लेकिन अगर हम आप अपने आप को स्वयं को दंड दे रहे हैं, अगर हम स्वयं को दंड दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा, वह आपका प्रायश्चित कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? वह आपका प्रायश्चित कहलाएगा। ऐसे में 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। इससे पहले आगे बढ़े, आप सबको बता दें कि हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दी गई है। लगातार विद्यार्थी सुबह के 7 से 9 और शाम को 5 से 7, शाम को 5 से 7 और सुबह 7 से 9 लगातार टेस्ट दे रहे हैं। आप भी विलंब मत कीजिए, बिल्कुल अतिशीघ्र हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को जांचिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल है, वन है, अरण्य है, या कानन है? इसमें से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल है, वन है, अरण्य है, या कानन है? 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको करना है। बताइए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए, और आपको कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी का भी अर्थ देता है? वह आपका जंगल है, वन है, अरण्य है, या फिर आपका कानन होता है? बिल्कुल। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या कर लें? 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हम लोग सी विकल्प कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सी विकल्प कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है
कि निम्न में अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है। क्या करना, आपको अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा, यही आप जोड़ा तलाश लीजिए। क्या है, आज ही मौका है, आप जोड़ा तलाश लीजिए, इस प्रश्न का जोड़ा यहीं तलाश लीजिए। हम प्रश्न के जोड़े की बात कर रहे हैं, अन्यथा नहीं जाइएगा, ठीक है बाबू। तो हम कह रहे हैं कि निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है। केला का कदली होता है, हम सभी जानते हैं, केला का कदली होता है, ये आपका सही दिया गया। आपको क्या करना, आपको अनुपयुक्त वाला पहचानना है। तो केला का कदली होता है, सही दिया गया है। द्रव्य का वित्त होता है, बिल्कुल सही है। जब पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो कहते हैं द्रव्य, द्रव्य चढ़ाइए ना, इसका मतलब कुछ दक्षिणा चढ़ाइए, दान कीजिए, कुछ धन चढ़ाइए, ठीक है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केस का मतलब बाल होता है, क्या होता है, केस का मतलब बाल होता है, आप जानते हैं केस का मतलब क्या होता है, बाल होता है। पहला वाला देखो, पहला देखो बादल दिया गया और बादल का समानार्थी नीर दिया गया, नहीं, नीर का क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, नीर का जल। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो नीर का मतलब क्या होता है, जल होता है। और यहाँ बादल दिया गया, तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी जोड़े नहीं है, ये समानार्थी जोड़े नहीं है, ये अपना जोड़ा नहीं ढूंढ पाए हैं, ये अपना जोड़ा नहीं ढूंढ पाए हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बिल्कुल 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिन और दीन का क्या अर्थ है, दिन और दीन का अर्थ क्या है, बताइए। दिन और दीन का अर्थ बताना है। दीन सबन को लखत हैं, दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। तो शायद आप समझ गए होंगे कि दीन का अर्थ क्या होता है, यहां से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो फिर एक बार विचार कीजिए और बताइए कि दिन और दीन का क्या अर्थ होगा। तो एक बात तो पता है कि दिन का मतलब क्या होता है, दिवस होता है। जैसे हमने पूछा कि आज कौन सा दिवस है, हमने पूछा आज कौन सा दिन है, मैंने पूछा आज कौन सा दिन है, आज 13 फरवरी को, 13 फरवरी को कौन सा दिन है मैंने पूछा, तो इसका मतलब मैं दिवस के विषय में पूछ रहा हूं। और दीन का मतलब क्या होता है, दीन का मतलब गरीब होता है। कहा गया कि दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो गरीब होते हैं वो सबकी ओर देखते हैं कि काश कोई मदद कर दे। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। यानी कि जो गरीब हैं बेचारे, जो दीनहीन हैं, वो सबकी ओर टकटकी लगा करके देखते हैं, लेकिन उन गरीबों की ओर कोई देखता नहीं है। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पुरुष है, महापुरुष है, जिसने उस गरीब की सहायता कर दी है, तो फिर वो दीन बंधु समान माना जाएगा। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, अजन्म शब्द का, अजन्म शब्द का संभिन्नार्थ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर कीजिए, थोड़ा जल ग्रहण कर लिया जाए, तब तक आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। चलिए प्रश्न पे अपने आ जाते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि अजन्म शब्द का संभिन्नार्थक। तो हमने आपसे बताया था एक दिन ऑफलाइन क्लास में, चर्चा के दौरान बताया था, चर्चा के दौरान बताया था। बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वैसे ऑनलाइन क्लास है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। हम लोगों का जो स्टूडियो है, स्टूडियो के बाहर एक बैनर लगा हुआ है, मतलब गेट पर, दरवाजे पर बैनर लगा है। सब सुन रहे होंगे तो माफ कीजिएगा। तो उस बैनर पे बाहर के साइड से, बाहर के साइड से सर का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। तो वो प्रतिबिंब अंदर की ओर भी बनता है ना, तो बार बार ऐसा होता है कि जब भी इधर पलटते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सर खड़े हैं और वो इधर देख रहे हैं। फिर रियलाइज होता है नहीं, वो तो पोस्टर उनका लगा हुआ है। तब ये बार बार वो बिल्कुल आंखों के ठीक सामने है, तो प्रतिक्रिया करने में बार बार ये समझ में आ जाता है। अजन्म शब्द का संभिन्नार्थक क्या है। तो अजन्म का मैंने आपको बताया था कि आ का अर्थ होता है जब भी लग जाएगा तो ये आपकी अनुपस्थिति यानी कि नकारात्मक अर्थ में होगा, निषेध का बोध कराएगा। हमने कहा था कि किसका बोध कराएगा, निषेध का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, निषेध का बोध कराएगा। तो क्या हो जाएगा, जो जन्म ना ले, जो जन्म ना ले वो क्या कहलाएगा, अजन्म कहलाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना, 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको बी विकल्प करना था। क्या करना था, बी विकल्प करना था। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वो कह रहा है दांत काटी रोटी। कुछ लोगों का होता है ना, क्लास में भी होता है, क्लास में भी कुछ लोगों को दांत काटी काटी रोटी होती है। क्यों? दिन में भी कुछ लोगों क्लास में भी क्या होता है, क्लास में कुछ लोगों को दांतों काटी रोटी होती है। तो वैसे ही दिया गया यहाँ पे दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती होना, या प्रतिवाद करना, या फिर कह रहे हैं कि गहरी दुश्मनी हो जाना, या फिर पीछे पड़ना। तो दांत काटी रोटी ये क्या होता है? बताइए इसका अर्थ क्या होता है। एक विकल्प कह रहा है कि गहरी दोस्ती होना, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी होना, या पीछे पड़ना। तो इसका एक ही सही उत्तर है। आप जानते हैं इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? इसका सही उत्तर बन जाएगा आपका गहरी दोस्ती होना। जब बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है तो कहते दांत तो काटी रोटी है, बहुत जल्दी इस मिठाई में कीड़े पड़ेंगे, है ना। मिठाई, ज्यादा मिठाई पे क्या होता है? कीड़े पड़ते हैं। तो घर वाले कहते हैं अगर आपकी दोस्ती किसी से बहुत ज्यादा नजदीक की हो गई है तो घर वाले कहते हैं बहुत मिठाई है ना, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारी इस मिठाई में, मतलब इस दोस्ती में दरार बहुत जल्द आने वाली है। बहरहाल 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर के इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। क्या बताना है आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो आज ही क्लास में संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ाया है, आज ही क्लास में संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ाया, तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग गलत नहीं करेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं किसी एक के विषय में विशेष तौर पे बोध कराएगा। तो अब आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां से आ गया? तो हमने आपको बताया कि संज्ञा अर्थ के आधार पे 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की है? तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ के आधार पे संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग जातिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग समूहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं। और एक को क्या कहते हैं? एक को कहा जाता है आपका जो है वो आपका होता है भाववाचक होता है। क्या होता है? भाववाचक होता है। तो इसमें व्यक्तिवाचक पूछा गया है, किसी एक के विषय में बोध कराएगा। वह एक कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, और कोई घटना भी हो सकती है। किसी एक के विषय में बोध कराएगा तो हमेशा क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। देखो जरा, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक का मतलब है कि विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, इसके त्रिपिटक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि ग्रंथ विशेष का बोध करवा रहा है, इसलिए आपका जो है ये आपका क्या है? ये आपका कहलाएगा व्यक्तिवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका व्यक्तिवाचक कहलाएगा। भारत एक देश है, मैंने आपको नोट कराया कि जितने भी देश हैं, राज्य हैं, प्रदेश हैं, शहर हैं, ये सब क्या है? सब के सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। कहां पे आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। भारत क्या? भारत भी व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएगा। किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। लेखक, मैंने कहा कि जिनसे अपनी पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, लेखक हो जाए, कवि हो जाए, अध्यापक हो जाए, विद्यार्थी हो जाए, नदी हो जाए, पहाड़ हो जाए, है ना, इस प्रकार के जो उदाहरण दिए जाए वो सब के सब क्या हो जाएंगे? सब के सब आपके जातिवाचक हो जाएंगे। तो लेखक क्या है? लेखक आपका जातिवाचक। लेखक कैसा है? जातिवाचक है। गंगा क्या है? मैंने आपसे कहा था नदियों का नाम हो जाए, पहाड़ों का नाम हो जाए, वृक्षों का नाम हो जाए, नाम जब हो जाएगा ना, क्या नाम हो जाएगा, नाम हमेशा क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। तो यह भी आपका क्या? यह भी आपका व्यक्तिवाचक है। यह भी आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है। बच गया आपका सी विकल्प जो कि क्या है? जातिवाचक है। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात करेंगे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को क्या कर लीजिए? लाइक कर लीजिए। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कह रहा है इसमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जरा ये बताओ। तो मैंने आपको बताया, कई बार बताया कि ध्यान रखना, सर्वनाम का मतलब था सबका नाम, इनका उनका सबका नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। क्या होता है? इसका अर्थ होता है सबका नाम। और मैंने आपसे कितनी बार कहा कि सर्वनाम जो होते हैं ये संज्ञा के प्रतिनिधि कहलाते हैं। मेरा दिल कहता है कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये संज्ञा के क्या होते हैं? ये संज्ञा के प्रतिनिधि होते हैं। कौन? सर्वनाम होते हैं। मतलब ये कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान में प्रयोग में लाए जाते। कोई कह रहा है सब 100 बार लाइक कर दें क्या? बेटा तुम 100 नहीं, तुम 501 बार कर दो, तुम 1001 बार कर दो। बस ध्यान रखना, गिनती जहां खत्म करना वो विषम की संख्या हो, सम की संख्या नहीं हो। विषम की संख्या हो 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे करके विषम की संख्या पे खत्म करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है ना।
अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखो कह रहा है कुछ भी कह रहा है, ये आपका अनिश्चयवाचक है, क्योंकि बात तो ये तय है नहीं कि किसके विषय में कह रहा है, तो आप कहिएगा अनिश्चयवाचक है। कुछ ना कुछ ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अनिश्चयवाचक है। कैसा है, यह भी आपका अनिश्चयवाचक है। सब कुछ है, ये भी आपका क्या है, अनिश्चयवाचक है। क्या है, अनिश्चयवाचक है, ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा जो और वह, यह वह जो होता है ना, यह वह जो होता है, ये जो होता है ना, ये सब निश्चयवाचक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके निश्चयवाचक होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं। तो ऐसे में 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका 16 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए क्या, बताओ जरा एक बार बात किया जाए अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करो। क्या करना है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में लिंग का मतलब होता है चिन्ह। हिंदी व्याकरण में लिंग का मतलब चिन्ह या निशान। कहते हैं संज्ञा का कोई ऐसा रूप जिससे विषय वस्तु के नर या मादा होने का बोध होता है। क्या बोध होता है, विषय वस्तु के नर या मादा होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग आपको या तो पुल्लिंग मिलेगा या फिर स्त्रीलिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, या तो पुल्लिंग मिलेगा या फिर स्त्रीलिंग मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे वो क्लास में आज विशाल कह रहा था, है ना, कह रहा था ना, सब बताइए जब विशाल में कौन सा लिंग होगा, बालक कह रहा था। तो मैंने उसको बताया कि बेटा ये हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखना। अब इसमें क्या करना है, पहचानना है आपको, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तेजस्वी होती है या तेजस्वी होता है, तो आप जानते हैं तेजस्वी होता है, तेजस्वी होता है। तो हमको तो पुल्लिंग यहीं पे मिल गया, लेकिन बाकी को क्रॉस चेक कर लेते। तपस्विनी, तपस्विनी होती है, तपस्विनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। हंसिनी, हंस का स्त्रीलिंग रूप क्या है, हंसिनी है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हंसिनी होती है, उड़ती है। परोपकारिणी, परोपकारी जो होता है, परोपकारी के बाद परोपकारिणी जो होता है ना, परोपकारिणी क्या होता है, ये भी आपकी होती है, यानी कि ये भी आपका स्त्रीलिंग है। तो 3 आपके स्त्रीलिंग है, यही इकलौता पुल्लिंग है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। 17 का सही उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न पे चला जाए। बताओ जरा, अगले प्रश्न की बात कर लिया जाए। अगला प्रश्न जो है, अच्छा जरा बताओ, ये शिवा लिखा जाए तो शिवा क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, जरा बताओ। हमने लिखा शिवा, अब बताओ ये शिवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताओ भाई जरा। शिवा क्या है, शिवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो आप लोग कहेंगे वो मान लिया जाएगा। बताओ जरा, शिवा क्या है, शिवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जरा बताओ। अब अगला प्रश्न है कि मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो ध्यान रखना, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में वचन का मतलब क्या होता है, हिंदी में वचन का मतलब संख्या होता है। हिंदी में वचन का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। विषय वस्तु की संख्या कितनी है, विषय वस्तु की संख्या कितनी है, उसे हम वचन कहते हैं। और वचन भी कितने होते हैं, वचन भी 2 ही होते हैं हिंदी में, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। क्या होता है, वचन भी 2 ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वचन भी कितने होते हैं, वचन भी 2 ही होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है, या तो एक होगा या फिर आपका बहु होगा। चलिए, तो देखो मिठाइयां दिया गया है, कह रहे हैं कि मिठाई शब्द, हाँ मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो ध्यान रखना, मिठाई शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है, आपसे इसका मतलब ये बताना है। उसको अगर मैं दूसरे प्रकार से कह दूं तो ऐसे कह दिए कि मिठाई का बहुवचन क्या होगा, आपको ये बताना है। क्या बताना है आपको, मिठाई का बहुवचन बताना था, मिठाई का बहुवचन बताना था। तो मिठाई का बहुवचन क्या हो जाता है, मिठाइयां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिठाइयां हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प होगा, मिठाई का बहुवचन मिठाइयां आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है, जरा बताओ। कारक तो भी कल पढ़ाया है क्लास में ना, कारक तो भी हमने कल पढ़ाया है, कल पढ़ाया है कारक। अब बताओ, कारक कहते हैं हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में जो कारक होते हैं कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में कारक कुल मिलाकर 8 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के बच्चे। आप सबको बताया है कि एक आपका कर्ता कारक होता है, क्या होता है, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है,
ऐसे लिखते चलिएगा और सबसे अंत में आकर के संबोधन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? संबोधन कारक लिख दीजिएगा। हे अरे भो, हे अरे और भो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कारक कितने? कारक कुल मिलाकर 8 है हिंदी में। अब पूछा गया एक शब्द दिया, क्या कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है, तो एक सूत्र आपको याद होगा, हमने कहा आधारो अधिकरणम। क्या? आधारो अधिकरणम, यानी कि क्रिया को जो आधार प्रदान करे, क्या करे? जो क्रिया को आधार प्रदान करे वो क्या होता है? वह आपका होता है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में या पर होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में या पर होता है। तो घोंसले में चिड़िया है ना, घोंसले में चिड़िया है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। आपको बताएगा में या पर होता है। अपादान में आप जानते हैं कि से होता है, और कैसे? से आपका अलग होने में होता है। अलग होने के अर्थ में जैसे कहा गया नेत्रहीन, हमने क्या कहा? नेत्रहीन की बात किया था, माफ कीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर संप्रदान की बात किया, तो संप्रदान में हम के लिए की बात करते हैं, के लिए की बात करते हैं और को की बात करते हैं, के लिए और को की बात करते हैं। संबंध में आप जानते हैं का की के, नानी ने, रारी रे आता है। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। आंख से अश्रु गिरते हैं। जहां जहां विषय वस्तुओं के अलग होने की बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जहां जहां विषय वस्तुओं के अलग होने की बात हो जाएगी, हमेशा वहां पे कहते हैं अपादान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला विशेषण शब्द का चयन कीजिए। कह रहे हैं बताना है आपको, विशेषण बताना है। क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो हम सभी जानते हैं विशेषण का मतलब होता है, विशेषण का मतलब होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। क्या करें? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की अगर कोई विशेषता बता देगा, विशेषता बताने का मतलब कि उसके गुण के विषय में, उसके दोष के विषय में कुछ भी बता देगा, तो वह क्या कहलाएगा? वह आपका विशेषण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अब जरा देखो कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही होगा। तो एक कह रहा है, एक कह रहा है कि सरपंच, सरपंच है, पांचवा है, प्रपंच है और पहुंच है। तो कहते हैं कि आगे से पांचवा, आगे से पांचवा विद्यार्थी, आगे से पांचवा विद्यार्थी, इसका मतलब हम विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और 20 नंबर प्रश्न का सही, माफ कीजिए, क्रमवाचक, संख्यावाचक नहीं बल्कि क्रमवाचक होगा। क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण आपका होगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। और 20 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। 20 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 21 नंबर का प्रश्न। कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य, क्या अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाची ने मुझे पत्र लिखा। बताओ इसमें से अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि सर इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए, उत्तर कीजिएगा 21 नंबर का। इकोनॉमिक्स की क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है। शाम को 6 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास यूट्यूब पे हुआ करती है। जहां तक मेरी जानकारी, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्लास शेड्यूल होगी शाम को 6 बजे की संभवतः। ठीक है, 6 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास होती है। तो क्या निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही, आज चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो भैया आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर 21 नंबर का क्या हो जाएगा? 21 नंबर का ए विकल्प हो जाएगा। क्या पूछा? अकर्मक क्रियार्थक वाक्य पूछा गया है, ऐसे में 21 का सही उत्तर आपका ए विकल्प करना था। आप लोग क्या करना था? ए विकल्प करना था, 21 नंबर का ए विकल्प। 22 नंबर, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। अब ये तो वही बताएगा जिसकी जेब में रुपया होगा, वही बता पाएगा 10 है कि 100 है कि 1000 है। तो कह रहा है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, पर करना है क्या? आपको यहाँ पर काल बताना है। क्या बताना है? काल बताना है। मैंने आपसे कहा कि हिंदी व्याकरण में काल का मतलब होता है, हिंदी व्याकरण में काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय।
अब कह रहे संदिग्ध वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, या अपूर्ण वर्तमान काल है। तो बताओ मेरी जेब में अगर 10 रुपए हैं, मेरी जेब में कितने रुपए हैं? अगर हम कह रहे कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो ये कौन सा काल है? तो ध्यान दीजिए, ये कंफर्मली वो बता, निश्चित रूप से वो बता रहा है कि उसकी जेब में रुपए कितने हैं। तो उसकी जेब में रुपए कितने? 10 हैं। ये बात उसने निश्चित कर दी है। तो जब वो बात निश्चित कर दी है तो इसका मतलब पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। हमने आपसे कहा कि हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में काल यानी कि समय 3 प्रकार के होते हैं। एक भूत होता है, एक क्या होता है? भूत होता है, एक वर्तमान होता है, और एक क्या होता है? भविष्य होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य होता है। हमने कई बार आपसे कहा है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 काल आपके हिंदी में काल के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। भूतकाल का मतलब है कि बीते समय की बातें, वर्तमान का मतलब है आज की बातें, भविष्य का मतलब आने वाले कल की बातें हैं। फिर सभी के अंदर आपको और विभाजन कर दिया जाता है। तो एक में 6 बताया जाता है, एक में 5 बताया जाता है, एक में आपको 3 बताया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद बताना है। तो आज मैंने चर्चा किया, क्लास में बातचीत के दौरान बताया कि जब अव्यय कहा जाए तो अव्यय का मतलब, अव्यय का मतलब क्या होता है? गुड़िया कुमारी कह रही है कि पूर्ण वर्तमान काल। गुड़िया जी, पूर्ण वर्तमान में पाप दीर्घ उ की मात्रा रहेगा, पाप दीर्घ उ की मात्रा रहेगा, पूर्ण वर्तमान ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पाप दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है, क्या है? तो मैंने आपको बताया कि अव्यय क्या? अव्यय अविकारी है। क्या है? अविकारी शब्द है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता है, भाई के गीत गाता है, बहन के गीत गाता है, गीत गाती है, सब परिवर्तित हो जाएगा। पर एक शब्द है जो कभी परिवर्तित नहीं होगा इस वाक्य में, और वह शब्द क्या है? हमेशा। जो लिखा गया है हमेशा नहीं बदलेगा। वह हमेशा गीत गाती है, वह हमेशा बोलता है, वह हमेशा सुबह जल्दी उठ जाता है। कुछ भी आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए, पर हमेशा जस का तस बना रहेगा। यह आपका अविकारी शब्द है, यही आपका अव्यय है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 23 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न की। बात करें किसकी बात करेंगे? 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 24 नंबर प्रश्न पे बात करें उससे पहले बता दें कि टेस्ट सीरीज लगातार शुरू है, सुबह के 9 बजे से लेकर, सुबह के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है अपनी सभी ब्रांचेस पर। अविलंब आप ज्वाइन कीजिए। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो ध्यान दीजिए, अप का जो उपसर्ग होते हैं, आप जानते हैं कि एक शब्दांश होते हैं। क्या है? शब्दांश है। और कहां जुड़ते हैं? तो ये शब्दांश शब्द के आगे जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं? शब्द के आगे जुड़ते हैं, और शब्द के आगे जुड़ करके पूरे अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। हमने कहा उपसर्गों का अपना अर्थ होता है। क्या होता है? उपसर्गों का अपना अर्थ होता है, पर प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अब जरा अप को उठाओ, अब जोड़ दो, एक एक शब्द के साथ अप को जोड़ दो। तो कह रहे हैं कि अप का मतलब आगे जुड़ेगा। तो हमने कहा अपधन राम, क्या कर दिया? अपधन राम कर दिया। तो क्या अपराम कोई शब्द बनेगा? फिर कह रहे हैं अपमान, तो हमने क्या कर दिया? अपधन मान कर दिया। क्या कर दिया? अपधन मान, और बना दिया अपमान। इसके बाद देखो हम कह रहे हैं जय, तो हमने कहा अपधन जय, अपधन जय जोड़ दिया। अपजय कोई शब्द बन जाएगा। क्या? अपजय कोई शब्द बन जाएगा। रण, अप के साथ क्या जोड़ दिया? अप के साथ रण जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? रण जोड़ दिया। अपवर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्ण हो जाएगा। अब अगर आप मान को छोड़ करके जय और रण बनाएंगे ना, तो मुझे एक बात याद आ रही, कहो तो कह दूं, कहो तो कह दूं। ये अपवर्ण जो है ना, ठीक वैसे ही है जिस बालक के ख्वाब है कि वो थार खरीदेगा, है ना। उस बालक के ख्वाब क्या है? थार खरीदेगा। पर ध्यान रखिएगा, वो थार नहीं खरीदेगा। अगर वो प्रयास नहीं कर रहा है तो थार नहीं खरीदेगा। वो क्या कर, रैपिडो बाइक चलाएगा। क्या करेगा? रैपिडो बाइक चलाएगा, और वो भी अपने दोस्त की उधारी मांगकर चलाई गई बाइक होगी। तो रैपिडो बाइक चलाएगा। कौन सा? ये जो अपहरण वाला होगा ना, जो अपहरण वाला बालक होगा, जिसके ख्वाब है कि वो थार चलाएगा। क्या है? ख्वाब उसके हैं कि वो थार चलाएगा, पर विश्वास करो थार नहीं चलाएगा, रैपिडो बाइक चलाएगा। वो भी 5 रुपए प्रति किलोमीटर, और बाइक को भी उधार मांगकर चलाएगा। अगर वो अप और रण को जोड़कर अपहरण बनाएगा तो सही उत्तर आपका बी विकल्प बन जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है ना कि हम ऐसे कलाकारी कर ले जाएंगे, हम जो है बिना मेहनत के फसल काटने में कुछ लोग लगे होते हैं। दूसरों की लहलाती फसल देखकर लगता है ना, जैसे गांव में जो खेती करते हैं, गांव में खेती करते तो उनसे पूछो कितनी शिद्दत से किसान उसके पीछे मेहनत करता है, मेहनत करता है।
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। वो एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे करके उसने तैयार किया होता है। कम से कम 3 महीने 4 महीने एक फसल में लगते हैं, गेहूं धान को उपजाने में। लेकिन जब उस किसान की फसल खेत में लहरा रहा होती है ना, तो बाहर से जो लोग देखते हैं, जो अकर्मण्य होते, उनको लगता है कि अरे ये सब कुछ तो फ्री में हो जाता है, चलो मैं भी क्यों ना खेती कर लूं। फिर वो भी अपनी फसल लगा देते हैं। पर वो भी अपनी फसल तो लगा देंगे, लेकिन उनकी स्थिति वही होगी कि उनको चलाना थार है, उनको चलाना थार है, ख्वाब उनके थार वाले हैं, लेकिन वो चलाएंगे रैपिडो बाइक चलाएंगे, और रैपिडो बाइक 5 रुपए प्रति किलोमीटर चलाएंगे। और ध्यान रखेंगे वो बाइक भी अपने दोस्त से उधार मांग कर चलाएंगे। अगर उनको दूसरों की लहलाती फसल में अपना लाभ दिखता है, उनको लगता है कि फ्री में किया गया है, तो ऐसे नहीं होता बाबू, मेहनत करनी पड़ती है तब फसल लहलाती है। ठीक है ना। चलिए आई बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। अगर कोई प्रत्यय धातु के अंत में जोड़ दिया जा रहा है, अगर कोई प्रत्यय धातु के अंत में जोड़ दिया जा रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? क्रिया द्योतक प्रत्यय कहलाएगा, कृत प्रत्यय कहलाएगा, तद्धित कहलाएगा, या भाव द्योतक कहलाएगा। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको करना है। क्या करना है? 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का बताओ जरा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का सही उत्तर आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा, धातुओं के अंत में जुड़ेगा तो कृत प्रत्यय होगा। और कृत प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आपके कृदंत कहलाते हैं, याद रखिएगा। 25 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। 25 का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। 26 नंबर की बात करें, रचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? तो आप सब जानते हैं 3 भेद होता है। क्या होता है? सरल, मिश्र और संयुक्त होता है। सरल, मिश्र और संयुक्त होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, इससे पहले कि क्लास का समय पूरा हो, जल्दी जल्दी 30 प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। शुद्ध वाक्य छांटना है। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। हम तो अवश्य ही जाएंगे। मैं हल करने की तलाश में हूं। शुद्ध वाक्य छांटना है। 27 नंबर का बताइए कि आखिर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 27 का, प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्न संख्या 27 जो है ना, उसमें देखो आपको शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। तो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे नहीं है, भारतीय रेलवे एक है, रेलवे के कई कर्मचारी होना चाहिए था। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया? पहला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, इसमें कोई ठीक त्रुटि तो नहीं दिख रही है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो जाएंगे, अवश्य ही जाएंगे। अगर हम तो जाएंगे ही कहते तब भी ठीक था, हम तो जाएंगे ही ऐसे होना चाहिए था। ठीक है। मैं हल करने की तलाश में हूं। हल करने की तलाश में, क्या हल करने की तलाश में है? ठीक है ना। मैं हल की तलाश में हूं, ऐसा करना चाहिए था। तो यहां पे सही उत्तर मुझे केवल बी दिखाई पड़ता है कि 27 नंबर का सही उत्तर बी विकल्प हो जाएगा। 28 की बात करेंगे, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? आज यही प्रश्न मैंने आपसे क्लास में पूछा था कि भाई आप लोग, मैंने पूछा था आपकी ऑफलाइन क्लास में कि जरा बताओ बच्चों कि आप लोग कौन सी हिंदी में आते हैं। तो कुछ लोग कहने लगे हम मैथिली बोलते हैं, कुछ लोग कहने लगे हम भोजपुरी बोलते हैं। हमने कहा भैया मैथिली और भोजपुरी की बात नहीं है, बात इसकी है कि आप कौन सी हिंदी में आते हैं। तो कौन सी हिंदी में आते हैं इसके विषय में बात करेंगे। वो हिंदी क्या होगी? वो हिंदी बिहारी हिंदी होगी। क्या होगी? बिहारी हिंदी होगी, जिसमें आप आते हैं। लेकिन यह भी कह रहा है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? तो ध्यान रखें, मागधी से हुआ। किससे हुआ है? मागधी से बिहारी हिंदी का उद्भव हुआ है। और बिहारी हिंदी के अंदर 3 प्रमुख भाषाएं बड़ी प्रमुखता के साथ, बोलियां, माफ कीजिए, भाषा नहीं, बोलियां, 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। वो क्या क्या? एक आपकी हिंदी, बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। एक मैथिली आती है। क्या आती है? मैथिली आती है। एक आपकी भोजपुरी आती है। क्या आती है? भोजपुरी आती है। और एक आपकी क्या आती है? एक आपकी मगही आती है। क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में आज ये प्रश्न पूछ लिया था, फिर मुझे लगा कि आप लोग भ्रमित हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना आज इसको ऑनलाइन क्लास में भी इसको शामिल कर लिया जाए, बच्चों को बता ही दिया जाएगा। तो बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ मागधी से हुआ है। और बिहारी हिंदी में वैसे तो बोलियां कई सारी आती हैं, पर 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। उन तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया है। एक क्या है? एक आपकी मैथिली है, एक भोजपुरी है, एक आपकी मगही है। ठीक है। बस इसके बाद एक प्रश्न और दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली से, ब्रजभाषा से। तो हम सब जानते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या करना था? 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको ए विकल्प करना था। और बस जाते जाते ये 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो समाप्त होने के बाद इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी ये होमवर्क है। कल क्लास में जब हमारी आपकी पहली मुलाकात होगी तो पहले मैं इसी प्रश्न का उत्तर पूछूंगा और देखता हूं कि कौन कौन विद्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। आचार्य दंडी ने बताया था, भरत मुनि ने, या फिर वामन ऋषि ने, या फिर अभिनव गुप्त ने बताया, किसने बताया था? ये जो वाक्य आपका रस के संदर्भ में दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करने की मुझे दीजिए अनुमति। सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, मुलाकात करते हैं कल आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।